नमस्कार, न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आंचल आपका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी जो जुड़ने वाले हैं। आज रविवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। और एक तरफ ईरान में आप देखिए कि जंग के हालात बने हुए हैं, लगातार 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और ऐसे में अमेरिका किस दिशा में जा रहा है, इजराइल किस दिशा में ले जाने की इस जंग की कोशिश में है, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे अगले 1 घंटे तक। और इन सबके बीच बहुत बड़ी खबर उधर अमेरिका से भी आ रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल बहुत गर्माता जा रहा है। नो किंग्स रैली, आपको याद होगा कि ये रैली 1 साल पहले जब जन्मदिन आया था डोनाल्ड ट्रंप का, उस समय ये रैली निकाली गई थी। हमें राजा नहीं चाहिए, राजशाही नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए और इसके लिए ये रैली निकाली गई थी उस समय, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है कहीं ना कहीं राजशाही की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए यहां की जनता यानी अमेरिका की जनता अब और नाराज है और वो बहुत कुछ लेकर कल शनिवार का दिन और आज रविवार का दिन, ये 2 दिन बहुत काफी हलचल उधर अमेरिका में है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी परेशानियां हैं, काफी प्रेशर है, दबाव है वहां की जनता का। और ये दबाव हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वहां चुनाव हैं, मध्यावधि चुनाव आप जानते हैं हर 2 साल में वहां होते हैं और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव तो नवंबर में होने हैं, लेकिन उससे पहले अभी से ही जो तैयारियां होनी चाहिए थी, उन तैयारियों में डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन्स पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे प्रमुख कारण इसका जंग जो छेड़ दी इन्होंने ईरान के साथ, उस जंग को माना जा रहा है। और लेकिन ये जो नो किंग्स है, नो किंग्स रैली, इससे क्या कुछ निकल के आ रहा है, ये रैली क्यों हुई, अमेरिका में कहां कहां हुई, कितनी रैलियां हुई, ये सब कुछ सारी जानकारी के साथ आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, आपका स्वागत एक बार फिर से। क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं कि ईरान जो दबाव बना रहा है अमेरिका के ऊपर, अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चौतरफा दबाव है। दबाव उनके ऊपर उधर से भी, यूरोप से भी है, दबाव उनके ऊपर मिडिल ईस्ट से भी है, दबाव उनके ऊपर एशियन दूसरे कंट्रीज की तरफ से भी है, चाहे वो जापान हो, चीन हो, रूस हो, इन सब की तरफ से भी है। और दबाव खुद अगर आप अपने घर में झेलें तो ये दबाव ज्यादा हो जाता है और ये जो गुब्बारा जो फूल रहा था वो कभी भी फट सकता है, ये दिखाई देता है। क्या है इस रैली में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और आज इस दिन को 30 दिन पूरे मतलब आज इस जंग को 30 दिन पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी ये जंग थमती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और ऐसे में लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उनकी परेशानी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो कदम वो उठा रहे हैं लगातार, अगर देखा जाए तो जब से वो राष्ट्रपति पद संभाला है उन्होंने, उसके बाद से ही वो एक के बाद ऐसे बड़े फैसले लेते हैं जिससे उनके साथ ही जनता को भी झटका लग रहा है, जिसके बाद जनता उनके विरोध में दिखाई दे रही है। और अब जिस तरीके से अमेरिका को ट्रंप ने इस जंग में फंसा दिया, उसके बाद अमेरिकी जनता इसका विरोध कर रही है, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अब एक बार फिर नो किंग्स रैली जो है, नो किंग्स रैली की शुरुआत अमेरिका में की गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले 1 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन था, उस मौके पर इस रैली की शुरुआत की गई थी और लोगों का कहना था कि ट्रंप ने हमें एक तरीके से हमें तानाशाह की तरह नहीं चलना चाहते, क्योंकि लेकिन ट्रंप हमें तानाशाह की तरह चलाना चाहते हैं और हम उनके कहने पर नहीं चलेंगे क्योंकि अमेरिका में जनता की चलती है। इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके से ईरान जंग में अमेरिका फंसा हुआ है, लगातार लोगों के ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सब जो है, जितने भी लोग हैं, पूरी आवाम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की निंदा कर रही है और वो लगातार यही कह रही है कि हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि ट्रंप अपने फैसले से बदलते नहीं है। और इस बीच देखा जाए तो नो किंग्स रैली का जो आयोजन किया गया, तो आयोजकों का कहना है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें ईरान में जंग, संघीय इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई भी शामिल है। देखा जाए तो वहां पर जो जनता है सिर्फ ईरान जंग से ही परेशान नहीं है, बढ़ती महंगाई से भी परेशान है। और जो कई फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पिछले काफी वक्त से लिए जा रहे हैं, उसको लेकर भी विरोध लगातार जारी है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। और अब जब ये नो किंग रैली हुई तो आपने देखा कि किस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बैनर, पोस्टर हाथ में लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और भारी तादाद में जो लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद साफ है कि डोनाल्ड कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि 80 लाख से ज्यादा लोग, अब अमेरिका जैसा, क्योंकि अमेरिका में भारत जैसा पॉपुलेशन तो ऐसी जनसंख्या है नहीं, तो 80 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए 3200 जगहों पे, जो आप बता रही हैं 50 राज्यों में 3200 से ज्यादा जगहों पर लोग जमा हुए। और देखा जाए तो भारी तादाद, हर जगह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है, चाहे किसी भी राज्य की बात की जाए अमेरिका में, हर जगह से तस्वीरें एक जैसी निकलकर सामने आ रही थी। लोगों में काफी जो है गुस्सा भड़का हुआ था, लगातार वो विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही उनके हाथों में बैनर, पोस्टर भी दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें भी साफ यही बताती हैं, यही जाहिर करती हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है नवंबर में अमेरिका में। और अगर जिस
जिस तरीके से उनका जो कह सकते हैं कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ, लगातार उनकी छवि खराब होती हुई दिखाई दे रही है ट्रंप की, इसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको मिड टर्म इलेक्शन में देखने को मिल सकता है, भुगतना पड़ सकता है, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, अभी जब अमेरिका में बात की जाए तो उपचुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जो सीटें उनका गढ़ मानी जाती थी उन्हीं सीटों पर वो हार चुके हैं। इसके बाद देखा जाए तो अब मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो उसमें भी बहुत कुछ ऐसे बहुत बड़ा कुछ होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है इस जंग को छेड़ने के बाद से, तो ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा अमेरिका के लिए अगर ये जंग ऐसे ही जारी रहती है। क्योंकि अभी तक तो इस जंग के खत्म होने के कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जाए। लगातार वो ऐसे बयान देते हैं, कह देते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, कभी वो कह देते हैं कि हमने 10 दिन का सीजफायर कर लिया, कभी वो कहते हैं कि हमने 5 दिन के लिए रोक दिया है, हमारी तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन उनको भी पता है कि वो ये जंग छेड़ के बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन कोशिशें उनकी लगातार जारी हैं। अब देखना ही होगा कि क्या ईरान अमेरिका को इस जंग से बाहर निकलने देगा और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल आप कह रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में कल दिन भर 3200 जगहों पे, 3200 जगहों पे, अगर आप समझ सकते हैं कि 3200 जगहों पे अगर एक साथ लोग इकट्ठा हो पूरे के पूरे अमेरिका में, चाहे वो वाशिंगटन डीसी हो, चाहे टेक्सास हो, न्यूयॉर्क सिटी हो, हर जगह हर तरफ अलग अलग जगहों में अगर इकट्ठा हो रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें जरा स्क्रीन पर ले आइए। उन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा कि अमेरिका कितना उबाल पर है और इस उबाल के कारण डोनाल्ड ट्रंप कितने परेशान हैं। और शायद यही कारण है आंचल कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस जंग से बाहर निकलने की जुगत में नजर आते हैं। बार बार वो कहते हैं कि मैं यहां पर यहां से बाहर कैसे निकलूं और सीज फायर की बात करते हैं, युद्ध विराम की बात करते हैं। इसलिए यहां तस्वीरें ये देखिए, इन तस्वीरों को, ये तस्वीर बहुत, अगर फुल स्क्रीन ला देखिए, यहां फिलाडेल्फिया है, वाशिंगटन डीसी है, आप देखिए, फिर इधर नीचे आइए, शिकागो है, न्यूयॉर्क सिटी है, सैन डिएगो है, बोस्टन है, हर जगह की तस्वीरें। उन तस्वीरों में देखिए जो दिख रहा है, साफ साफ ये दिख रहा है, ये लोग दिखाई दे रहे हैं जिससे नो किंग्स, और इसमें देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक मिनियाप है, और यहां से लेकर सीधे फिलाडेल्फिया, बोस्टन, सैन डिएगो, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन डीसी, ये तमाम जगहों पे इन तस्वीरों, इस भीड़ को देख के आप समझ सकती हैं कि किस ढंग से वहां लोग सड़कों पर निकल के आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ निकल के आए हैं। और इनको न सिर्फ ईरान जंग तो है ही, उसके अलावा भ्रष्टाचार, उसके अलावा यहां पे जो कह रहे थे वो महंगाई, ये तमाम मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, बहुत मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि वो लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं अपना विरोध जताने की, लगातार डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये नो किंग्स रैली का आयोजन किया गया है, तो आयोजकों का कहना है कि ट्रंप हमें तानाशाह की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन ये अमेरिका है, यहाँ ताकत जनता की है, किसी नकली राजा या उनके अरबपति दोस्तों की नहीं। मतलब यहाँ पर साफ साफ जनता ने बता दिया है कि यहाँ पर जो भी होगा वो जनता की मर्जी से होगा, जनता के फैसलों से होगा, यहाँ पर किसी राजा का राज नहीं चलेगा। और इसके अलावा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इन प्रदर्शनों को ट्रंप डिटर्जेंट थेरेपी सेशन बताया और कहा है कि इनकी परवाह सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें इन्हें कवर करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मतलब एक तरीके से बयान देखिए किस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है ट्रंप की नीतियों का, ट्रंप का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बुरी मुसीबत में फंसे हुए हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इन चीजों को रोका जाए, क्योंकि अगर ये चीजें आगे ज्यादा दिनों तक बढ़ती हैं, आगे ज्यादा दिनों तक इनका विरोध होता है, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बीते दिन की तस्वीरें देखें तो हर जगह 50 राज्यों में 3200 से ज्यादा जगहों पर देखा गया कि किस तरीके से लोग सड़कों पर दिखाई दिए और लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। लोगों में भी आक्रोश था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और ट्रंप ने जिस तरीके से आवाम को, पूरी जनता को इस जंग में झोंक दिया है, कहीं ना कहीं लोगों ने खतरा बताया कि उन्होंने हमारे ऊपर खतरा पैदा कर दिया है ट्रंप ने इस जंग को छेड़कर। क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि जिस तरीके से ये जंग छेड़ी गई है उसका खामियाजा लगातार भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका का भी काफी नुकसान इस जंग में देखने को मिल रहा है। लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक ये हमले नहीं रुकेंगे, जब तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर नहीं कर देते, ईरान की शर्तें नहीं मान लेते। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर अमेरिका ईरान की शर्तों के आगे झुकता है या फिर ईरान की शर्तें मान लेता है, सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही पूरे दुनिया भर में उनकी किरकिरी भी हो सकती है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत ताकतवर बताते हुए आए हैं
और ऐसे में एक ईरान, अगर देखा जाए तो ईरान अकेला लड़ रहा है, जबकि इजराइल और अमेरिका दोनों साथ मिलकर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। लेकिन ईरान तब भी नहीं रुक पा रहा है, तब भी लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। लगातार कई खाड़ी देश हो, चाहे वो 8 खाड़ी देशों की बात की जाए और इसके अलावा भी और अमेरिकी सैन्य अड्डे जो बने हुए हैं खाड़ी देशों में, उन पर भी ईरान के हमले जारी हैं। लगातार ईरान की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने आज इतने सैनिकों को मार दिया, आज अमेरिका के इतने सैनिक घायल हुए। और बीते कुछ दिनों की बात करें तो ईरान ने अमेरिका के सबसे जंगी युद्धपोत जो है यूएसएस आर गेराल्ड फोर्ड, इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसको भी निशाना बनाया। तो कहीं ना कहीं यहां पर साफ चोट दे दिया है एक अमेरिका को ईरान ने, और ऐसे में अमेरिका भी बहुत मुसीबत में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि वो इस जंग से कैसे बाहर निकल पाए। आर गेराल्ड का आप जिक्र कर रही थी, इनके अलग अलग युद्धपोत जिसका इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पहले युद्धपोत की अगर बात करें, अमेरिका यहां पर अपने सबसे बड़े, सबसे महंगे युद्धपोत को यहां उतारा था मिडिल ईस्ट में ईरान से जंग के लिए। उस युद्धपोत का नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। लेकिन इस अब्राहम लिंकन को उल्टे पांव वापस आना पड़ा। उसकी जांच पड़ताल और उसको फिर से रिनोवेट करवाया जा रहा है, यह खबर आ रही है। उसके बाद आर गेराल्ड आता है, आर गेराल्ड के साथ भी यही हश्र करता है ईरान, और उसके बाद फिर यहां से बॉक्सर को भेजते हैं, ट्रिपोली को भेजते हैं। इन दोनों के जरिए यूएसएस बॉक्सर यूएसएस ट्रिपोली के में अपने सैनिकों को भर के अमेरिका भेजता है, यह खबर भी आती है। लेकिन यहां इसके बाद भी और कुछ युद्धपोत और भेजता है अमेरिका। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका सिर्फ डराने के लिए क्या ऐसी खबरें प्लॉट कर रहा है, ऐसी खबरें प्लांट करवा रहा है, या कुछ और है, यह समझना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पे सामने आ जाती है कि जब अमेरिका में खुद उसके अंदर अगर उबाल आ जाए, वहां के लोग सड़कों पे आ जाए, 1-2 लोग नहीं, जबकि अमेरिका में आप जानते हैं कि वहां पर जो भी प्रोटेस्ट होता है, जो साथी हमारे इस कार्यक्रम को अमेरिका से देख रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, और कुछ साथी हमारे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें भी साझा की हैं। उन तस्वीरों को भी इसमें हम लोग मिक्स करके दिखा रहे हैं। तो यह साफ साफ समझ में आता है कि अमेरिका में उबाल जब आता है तो लोग काफी संख्या में बाहर निकल के आते हैं। वहां की जनसंख्या के हिसाब से, जो भारत की जनसंख्या के बराबर नहीं है, कई गुना कम है, उस जनसंख्या के हिसाब से 80 लाख लोगों का पूरे अमेरिका में सड़कों पे आना कल शनिवार का दिन बहुत बड़ा, ये एक बड़ी घटना मानी जाएगी। अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये माहौल वहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसी से परेशान है वहां अमेरिकी राष्ट्रपति, और वो चाहते हैं कि किसी भी ढंग से इस वॉर से बाहर निकले, इस जंग से, इस युद्ध से बाहर निकले। लेकिन क्या ईरान यहां किन तैयारियों के साथ है, ईरान ने कल से लेकर आज तक क्या कुछ कहा है, किया है, ये सब कुछ आप तक हम रखने जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर यूरोप क्या कर रहा है। लेकिन सबसे पहले यहां पर आपने देखा था कि कल सऊदी अरब में, सऊदी अरब के अमेरिकी और सऊदी अरब के सैन्य अड्डे पर कल हमला किया था अमेरिका ने, माफी चाहूंगा, ईरान ने हमला किया था, और ईरान के उस हमले से अमेरिका के 12 सैनिक घायल हो गए। जबकि दावा यह किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से कि हमने अब तक 500 अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी इजरायली सैनिकों को हताहत कर दिया है, चाहे वो मारे गए या चाहे वो घायल हुए हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। तो 500 अमेरिकी सैनिकों का दावा इधर ईरान कर रहा है, लेकिन 12 सैनिकों की बात जो कल के हमले में इस बात को कहा गया कि वो घायल हुए हैं, और ये जो सैन्य अड्डा है यहां सऊदी अरब में, उस सैन्य अड्डे पे ऐसा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जरा मैं चाहता हूं कि हमारी सहयोगी आराधना आए और इस और भी जानकारियों के साथ, और समझना चाहता हूं कि आखिर यहां पर फिर जासूसी की बात निकल के आ रही है। कहा जा रहा है यहां पर इस युद्ध में, इस जंग में रूस का नाम भी आ रहा है। रूस अब क्या खुलकर सामने आ गया है, एक बड़ा सवाल है। रूस और चीन की बात हम लोग लगातार करते रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच रूस इस जंग में कूद पड़ा है? और अगर रूस इस जंग में कूद पड़ा है तो जो हम लोग लिख रहे हैं कि ईरान की जीत, तो ये जीत बिल्कुल पक्की, आप मानिए, तय मानिए, पहले सप्ताह ही ईरान जीत चुका है, ये बातें भी आ रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो कल एक खबर ऐसी भी आ रही थी कि किस ढंग से चौतरफा हमला किया यूएसएस आर गेराल्ड पे और अब्राहम लिंकन पे, ये खबर भी डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी कल आ चुकी है, उस पे भी चलेंगे। लेकिन आराधना, जरा ये बताइए कि क्या सचमुच यहां पर रूस का हाथ दिखाई दे रहा है, जो खबरें आ रही हैं, और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है?
जी बिल्कुल राजीव जी, रूस इस जंग में इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह ईरान का साथ दे रहा है, इसे लेकर लगातार कई खुलासे सामने आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जंग शुरू होने से पहले ही जब ईरान तैयारी कर रहा था, उस दौरान भी रूस ने उसे काफी ज्यादा रक्षा के उपकरण दिए थे। उन दोनों के बीच मतलब ईरान जिन डिफेंस सिस्टमों पर निर्भर कर रहा है वो रूस के डिफेंस सिस्टम है। S-400 उसे दिया गया है, S-300 उसके पास पहले से थी। तो इस तरह की खबरें थी कि जंग से पहले रूस ने कई उपकरण तो पहुंचाए ही, और जंग के बीच भी लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि कभी सैटेलाइट इमेजरी के जरिए, कभी कुछ और खुफिया जानकारियां शेयर की जा रही हैं, जिसके जरिए ईरान इस जंग में टिका हुआ, और टिका ही नहीं है बल्कि अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता भी दिखाई दे रहा है। तो रूस कहीं ना कहीं से उसे मदद दे रहा है। और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जब खाड़ी देशों के बीच पहुंचे, वहां वो वैसे तो गए थे अपनी खुद के संबंधों को सुधारने, अपने संबंध बनाने, लेकिन इस दौरान उन्होंने रूस को लेकर यह दावा किया कि इस जंग में रूस की तरफ से खुफिया जानकारी किस तरह दी जा रही है, इसके सबूत एक तरह से उन्होंने पेश करने की कोशिश की। और बताया कि अभी जो 26 मार्च को हमला हुआ है सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जिसमें अभी आप बता रहे थे कि 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, और अमेरिका का ही एक रिफिलिंग जेट है KC-135, वो भी पूरी तरह तबाह हो गया इस हमले में। तो इस हमले के पीछे जो ईरान को सफलता मिली है, उसमें उसे रूस से मदद मिली थी, ऐसा दावा है ज़ेलेंस्की का। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक लगातार रूस की तरफ से तस्वीरें खींची गई, उस एयरबेस की सैटेलाइट इमेजेस ली गई, और वो इमेजेस पहुंचाई गई ईरान तक। पहले 23 मार्च को, 25 मार्च को, 24 मार्च को लगातार एक के बाद एक तस्वीरें खींची गई। पूरी एक प्रोसेस एक्सप्लेन की है, बताया है ज़ेलेंस्की ने कि अगर रूस किसी भी जगह की एक बार तस्वीर खींचता है तो नॉर्मल है, दूसरी बार खींचता है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, और तीसरी बार खींचता है तो समझ जाइए कि ये हिस्सा अगला टारगेट होने वाला है जंग का। तो इस तरह से उन्होंने ये जो दावा किया है, कहीं ना कहीं देखिए पहले से जो खबरें आ रही है उस पर ये दावा उनका मुहर लगाता नजर आ रहा है कि रूस इस जंग में सीधे तौर पर भले ही शामिल ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो ईरान की मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस सीधे तौर पर इसलिए भी शामिल नहीं हो सकता क्योंकि रूस का शामिल होना इस जंग का दायरा बहुत बढ़ा देगा। फिर यह भी हो सकता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही हो, ऐसा भी हो सकता है, और अमेरिका और इजराइल के लिए फिर ईरान के साथ जंग शुरू करने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ये तो एक पहलू है ही, वहीं दूसरा पहलू यह भी है कि रूस खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है, तो वो पूरी तरह से ईरान की मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जितनी मदद उसको करनी चाहिए, वो जितनी मदद कर सकता है, उस तरह से रूस जरूर ईरान के साथ खड़ा है, जरूर, और साथ दे रहा है उसका। और कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन से भी उसे मदद मिल रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ रूस या चीन की तरफ से नहीं कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है आराधना की वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अगर दावा कर रहे हैं तो, और कह रहे हैं कि हमारे पास जो खुफिया जानकारी है और जिस ढंग से सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं, पहली तस्वीर 21 तारीख को ली गई, दूसरी तस्वीर 23 तारीख को ली गई, तीसरी तस्वीर 25 या 24 तारीख को ली गई है, और इन तस्वीरों के, और जैसा भी आपने बताया कि पहली तस्वीर ली गई तो कुछ वहां पर खुफिया छानबीन हो रही है, दूसरी तस्वीर में वो टारगेट तैयार इकट्ठा किया जा रहा है, तीसरी तस्वीर में हमला। तो ये जानकारी, ये खुफिया जानकारी अगर रूस मुहैया करा रहा है ईरान को, हम लोग अभी तक ये जानकारी अपने पास है ही कि चाहे रूस हो या चीन हो, ये दोनों, जैसे भी आप बता भी रही हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं ईरान का साथ देते हुए नजर आते हैं और खुले तौर पे साथ देते हुए नजर आते हैं। पुराने इनके सामरिक समझौते, रिलेशन सब सारे हैं, और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं दोनों देश, और दोनों नहीं बल्कि तीनों ट्रायंगल अगर देखा जाए तो। और चाबहार पोर्ट के लिए ईरान और रूस दोनों परेशान रहते हैं, जिसको भारत को दिया गया था ईरान की तरफ से कि इस चाबहार पोर्ट को आप डेवलप कीजिए, और वहां से बहुत कुछ हमको फायदा हो सकता था, बहुत कुछ जो हम सड़क मार्ग से ला सकते थे, और वहां से हम लोगों ने कभी ये प्लानिंग की थी कि मुंबई से सीधे मॉस्को तक की हम ट्रेन चाबहार पोर्ट होते हुए शुरुआत करें। ये सारी बातें थी। हालांकि वो रिलेशन खराब हो गया हमारा ईरान के साथ में, जो संबंध होना चाहिए वो संबंध हम और आप सब ही मिल के बचाए रखे हुए हैं, ये भी दावा मैं कर सकता हूं, क्योंकि भारत सरकार जिस ढंग से इग्नोरेंस है भारत सरकार की तरफ से, उससे साफ समझ में आता है। लेकिन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण यहां पे बिंदु जो आता है वो ये है कि आखिर क्या यहां से डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति फेल हो गई है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो दावे करते थे कि अमेरिका के पास अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर वो आए थे, लेकिन अमेरिका फर्स्ट का नारा हमेशा रहा है, और अमेरिका फर्स्ट के नारे में यानी हमारी बादशाहत है, और उस बादशाहत को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास
लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट खुफिया जानकारियां रहती हैं, लेटेस्ट सैटेलाइट्स हैं, नासा हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। हम दुनिया में जहां जब चाहें मादुरो को उठा के लेके चले आए, क्यूबा पे हमला बोल सकते हैं, ग्रीनलैंड को अपने में मिला सकते हैं, कनाडा को 51वां राज्य बना सकते हैं, भारत को धमका सकते हैं, पाकिस्तान को धमका सकते हैं। ये सारी बातें होती रही हैं। तो इसीलिए यहां पे ये आता है कि क्या सचमुच ये परिस्थिति बन गई है, इस ढंग के हालात हो गए हैं कि अब यहां से रूस और चीन ने ईरान को इतना मजबूत कर दिया है कि ईरान यहां से अब आगे, बहुत आगे बढ़ चुका है, यह माना जाए। और इस पर आपकी बात, और इसमें कैसे देखा जाए कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहां पर जिस बिजनेस के लिए निकले हैं वो कहीं ना कहीं अपना नहीं बल्कि रूस का ही फायदा दिला रहे हैं, क्योंकि रूस के सैटेलाइट की तारीफ कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल, अगर देखें राजीव जी तो ज़ेलेंस्की का ये दाव कहीं ना कहीं उल्टे रूस के लिए ही मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि रूस अमेरिका के सामने अगर कोई बड़ी शक्ति दिखाई देती है फिलहाल इस दुनिया में, तो चीन और रूस दो ऐसे देश हैं जिन्हें माना जाता है कि वो अमेरिका का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर बताता है, उसको वो भी अगर किसी को सबसे बड़ा खतरा मानता है अपने लिए, तो रूस और चीन को ही मानता है। ऐसे में इस जंग में रूस और चीन का ईरान के साथ खड़ा होना कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी दम पर वो इस चुनाव में जीत कर भी आए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उनका यह दाव बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ राष्ट्रपति के चुनावों में, और इसीलिए आज वो अमेरिका की सत्ता पर काबिज है। लेकिन अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे देश पर कब्जा करने की रणनीति अपना रहे हैं, खुद अमेरिका की जनता उसका विरोध कर रही है। अमेरिका की जनता जंग नहीं चाहती है, उनका साफ कहना है। चाहे वेनेजुएला का मामला हो, चाहे ईरान की ही जंग हो, आप देखिए आज अमेरिका की सड़कों पर कितने लोग उतरे हुए हैं, और अमेरिका का नजारा ही बहुत अलग दिखाई दे रहा है। वहां के लोग साफ साफ ट्रंप को कहीं ना कहीं तानाशाह, उनका साफ कहना है, नो किंग्स रैलीज का नाम दिया गया है, जिससे साफ है कि वो कह रहे हैं कि आप तख्ती पर बैठे हुए हैं और आपका राज चलेगा, ऐसी धारणा नहीं चलेगी। बल्कि कई लोग तो वहां पे तख्तियों पे ट्रंप को जोकर बताते हुए भी दिखाई दिए। कई तख्तियों पर यह भी लिखा हुआ था। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान आए दिन बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, और फिर बाद में अपने बयान से पलटी मार जाते हैं। खुद ईरान के साथ जंग शुरू की और फिर खुद ही एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर देते हैं, और एक तरफा फिर यह कहते हैं कि 10 दिन और सीज फायर रहेगा, और एक सीमित सीज फायर ये भी नहीं, और जबकि ईरान तो कह रहा है कि हमारी तो बातचीत नहीं हो रही। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह अपने ही बयानों में उलझते जा रहे हैं। ईरान जंग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और इसका असर ना सिर्फ अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय छवि पर पड़ रहा है, बल्कि अगर देखा जाए तो उनकी अंदरूनी जो उनकी सियासत है डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर भी इसका साफ साफ असर दिखाई दे रहा है। इसका नुकसान उन्हें आने वाले वक्त में दिखाई देगा जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। मिड टर्म इलेक्शंस अभी इस साल के अंत तक, अक्टूबर नवंबर तक होने हैं अमेरिका में, और उसमें मुझे तो नहीं दिखता कहीं से भी कि अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल पसंद कर रही है। उनकी लोकप्रियता, जो सर्वे आ रहे हैं तमाम सर्वे में, डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता लगातार घटती दिखाई दे रही है। जो चुनाव के दौरान 50% से ज्यादा थी, अब कहीं 26-28% ऐसे करके आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले उन पर ही भारी पड़ते जा रहे हैं, और ईरान ने उन्हें आईना दिखाने का काम कर दिया है इस जंग में। ट्रंप के फैसले की बात आप कर रही हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जो हैं वो और बुरी तरह फंसे हुए हैं, और कल एक तीसरा देश इसमें शामिल हो गया। आंचल, वो यमन है, आप बता ही रही हैं, यमन शामिल हो गया। भले ही यमन के बारे में जो भी कहा जाए, यमन का जो उग्रवादी संगठन हूती को कहा जाता है, लेकिन ये जो हूती समूह है, ये संगठन है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि अब वो उसका कूदना, और उसने अब आज ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन हमले और वहां की क्या जानकारियां हैं, जरा मैं आंचल आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि उनके प्रवक्ता याहिया सरी, हूतियों के जो प्रमुख हैं, प्रवक्ता हैं, सैन्य प्रवक्ता, उनका बयान भी आया है। क्या बयान है ये बताइए, और उसके अलावा क्या चल रहा है। यमन ने कल सीधे सीधे हमला बोला है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां से इजराइल की परेशानियां बढ़ रही हैं, और इजराइल की परेशानियों के बढ़ने का मतलब आराधना की सीधे सीधे, और आंचल हमारे साथ आप दोनों बनी हुई हैं, और इसका मतलब है कि सीधा सीधा अब यहां से डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि इजराइल के पीठ पर, यानी नेतन्याहू की पीठ पर अगर किसी का हाथ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। सब जानते हैं इस जंग में नेतन्याहू अपने दम पर अकेले नहीं कूद सकते थे,
उन्होंने अमेरिका का साथ मिला उनको, इसलिए वो कूदे हैं। क्या कुछ है यमन से, और क्यों यहां से? क्योंकि हॉर्मुज और उधर बाब अल मंदेर, ये दोनों अब अगर बंद हो जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका की होगी। लेकिन यमन यहां क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए यमन ने पहले ही कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेताया भी था कि अगर अमेरिका यहीं पर नहीं रुकता है, उसके हमले जारी रहते हैं ईरान पर, तो यमन इस जंग में कूद सकता है। और अब उसने कूदने का ऐलान भी कर दिया। बीते दिन यमन की तरफ से, हुतियों की तरफ से मिसाइलें दागी गई इजराइल पर, जिससे भारी नुकसान पहुंचा इजराइल को। और आज फिर एक बार खबर निकलकर सामने आ रही है कि यमन ने अपनी दूसरी मिसाइल भी दागी है इजराइल पर, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही इजरायली पीएम नेतन्याहू दोनों ही इस जंग में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले सिर्फ ईरान था अकेला जो लगातार अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बना रहा था, इसके साथ ही इजराइल को भी निशाना बनाए हुए थे। और अब यमन की भी इसमें एंट्री हो गई है। यमन भी लगातार मिसाइलें दाग रहा है और ईरान का समर्थन कर रहा है। यमन का कहना बस इतना ही है कि अमेरिका की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है ईरान के खिलाफ, वो गलत है, उसको रोकना चाहिए। और यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दूसरी मिसाइल दागी है, ये खबर निकलकर सामने आई है। साथ ही इसके साथ ही ड्रोन से भी हमले किए गए हैं। और ये जानकारी जो है CNN और टाइम्स ऑफ इजराइल दोनों ने दी है। अगर देखा जाए तो यहां पर साफ साफ पुष्टि होती है कि हाँ, यमन ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं इजराइल पर। हालांकि इजराइल ने कहा है कि उसने यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल को रोक लिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो हाँ, मिसाइलें छोड़ी गई, जिससे भारी नुकसान भी हुआ। कल कई खबरें निकलकर सामने आई थी जिस तरीके से वहां पर कुछ इमारतें मलबे के ढेर में बदलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बाद हालात काफी बिगड़े हुए इजराइल में दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में यहां पर साफ होता है कि यमन अब यहां पर रुकने वाला नहीं। और साथ ही ये भी साफ हो जाता है कि जिस तरीके से एक एक करके एक देशों की एंट्री इस जंग में होती जा रही है, उसके बाद इस जंग का दायरा काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि पहले तो ईरान था, ईरान के साथ हिजबुल्ला आया, हिजबुल्ला ने भी लगातार मिसाइलें दागी इजराइल के ऊपर। और अब तीसरा बात की जाए यमन की हूती विद्रोहियों की, तो हूती विद्रोही भी इराक में भी इस्लामिक जो उनका फोर्स है वो भी इनके साथ नजर आया। यानी इराक है, इधर लेबनान है, इधर यमन है, ये सब साथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कई मोर्चों पर इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ही घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तो सोचा नहीं था, लगातार ट्रंप तो यही दावा कर रहे थे, कह रहे 2-3 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तो 2-3 दिन का भी ऐलान किया गया था कि 2-3 दिन बाद ये जंग शायद थम जाएगी। लेकिन आज इस जंग को 30 दिन हो गए हैं। और ऐसे भी जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आती है, जितना नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है, अमेरिकी सैन्य बेस जो है तबाह किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। इसके साथ ही इजराइल में भी लगातार यरूशलेम में और इसके अलावा तेल अवीव में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जिस तरीके से रात भर वहां पर मिसाइलें दागी जाती है, ड्रोन से हमले किए जाते हैं, उसके बाद ये हालात जो है मिडिल ईस्ट में, पूरे ही मिडिल ईस्ट में काफी खतरनाक बने हुए। और अब देखना यह है कि ये जंग कहां जाकर थमती है। क्योंकि लगातार कई देश अपील भी कर रहे हैं कि इस जंग को अब रुकना चाहिए, क्योंकि काफी तबाही मचा दी है इस जंग ने। और अगर ऐसे में ये जंग अब यहां नहीं रुकती है तो हो सकता है ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। इसके साथ ही जिस तरीके से मिसाइलें निकाली जा रही हैं ईरान की तरफ से, लगातार अपने हाइपरसोनिक की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद ये जंग और ज्यादा खतरनाक मोड में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। डरावनी तस्वीर आप पेश कर रही हैं आंचल, और पेश करें क्यों नहीं। आता हूं आराधना आपके पास भी, लेकिन पहले याहिया सरी, हुतियों के जो सैन्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताता हूं। देखिए, याहिया सरी कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं ने पवित्र जिहाद युद्ध कह रहे हैं में दूसरा सैन्य अभियान चलाया, जिसमें क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में जायोनी दुश्मन के कई महत्वपूर्ण और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह अभियान ईरान में हमारे मुजाहिदीन भाइयों और लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियानों के साथ हुआ है। अल्लाह के रहमो करम से, यहां देखिए लास्ट में, अल्लाह के रहमो करम से इसने अपने मकसद को सफलतापूर्वक हासिल किया है। यानी हुतियों के सैन्य प्रवक्ता का साफ साफ कहना है कि हमने अपने जो मकसद से, जिस मकसद से यहां अभियान चलाया है, दूसरा सैन्य अभियान, उस मकसद में हम कामयाब रहे हैं। यह हुतियों का कहना है। यहां आखिर डरे बचे तो किससे बचे, किनसे डरे किनसे न डरे, यह हालत अमेरिका की और इजराइल की हो गई है। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान के ऊपर हमला किया तो उसने ये सोचा था कि ईरान डर कर सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं होता है। ईरान ताबड़तोड़ यहां हमला करता है, और वो हमला करता है उन तमाम अमेरिकी सैन्य अड्डों पे, उसके इंक्लूडिंग इजराइल, उन सब पे हमला करता है, जिससे यहां अमेरिका ने सोचा नहीं। और आराधना बयान भी आया था इनका, डोनाल्ड ट्रंप का, कि हमने सोचा नहीं था कि ईरान इस ढंग से आ जाएगा सामने, इस ढंग से वो हमारे ऊपर हमला करेगा। ईरान का यहां रोल और
उसमें भी अब जब हूती यहां पर साथ आ गए हैं तो इस जंग को कितना ईरान की तरफ से आप मजबूत देख रही हैं। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यहां पर आंचल ने कही कि इस जंग में एक डरावनी तस्वीर आ रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जाते हुए देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि रूस की एंट्री के बाद हो सकता है कि कुछ देश ओपनली आ जाए। इस बीच तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत सारी तस्वीरें। ये तस्वीरें वो हैं जो अभी आंचल थोड़ी देर पहले बता रही थी, नो किंग्स वाली जो तस्वीर है, जो ये पूरा का पूरा अमेरिका में अलग अलग राज्यों की तस्वीरें जो साथी बाद में जुड़े हैं, जरा वो ले आइए पूरा ये तस्वीर। इस तस्वीर को फुल स्क्रीन देखिए। यहां पर फिलाडेल्फिया से लेकर वाशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी और सैन डिएगो से लेकर बोस्टन तक ये तमाम तस्वीरें आप देख रही हैं, जिससे नो किंग्स की तस्वीर यहां पर सामने आ रही हैं। लेकिन यहां से यमन का साथ आना कितनी डरावनी तस्वीर हो सकती है अमेरिका के लिए। बिल्कुल राजीव जी, अगर हम देखें तो इस जंग में यमन जैसे साथ आया है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यमन इजराइल की पुरानी गलतियों का नतीजा है ये, जो आज अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है ईरान जंग में, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि इससे पहले इजराइल लगातार बैक टू बैक किसी न किसी जंग में उलझा हुआ है। हम इस बारे में बातें भी करते आ रहे हैं कि किस तरह लेबनान में भी हिजबुल्लाह के साथ उसने पहले भी जंग लड़ी, यमन में जिस तरह गजा में इजराइल ने तबाही मचाई हुई थी, उसके खिलाफ यमन के हूतियों ने आवाज उठाई। लाल सागर में वो लगातार अमेरिकी और इजरायली जहाजों को इसीलिए निशाना बना रहे थे क्योंकि वो गजा के निवासियों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, वहां हमले रोकने की मांग कर रहे थे। और अब जब उसी तरह ईरान इजराइल के अगले टारगेट पर आ गया, तो एक बार फिर यमन के हूती सामने आए हैं, वो इस जंग में शामिल हुए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो कहा जा रहा है कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दबाव में यह जंग शुरू की है, तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू की ही गलतियों का खामियाजा वो अब इस जंग में भुगतते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हूती विद्रोहियों का जंग में शामिल होना इस जंग में ईरान को तो बेहद मजबूत बना ही रहा है, लेकिन इजराइल के लिए खासतौर पर यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हूती पहले भी इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। और जिस तरह अभी दावा किया याह्या सरी ने, हूतियों के प्रवक्ता ने, कि हमारी मिसाइलों ने सफलतापूर्वक अपने मकसद को हासिल किया है, यानी उन्होंने टारगेट को हिट किया है, इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। भले ही इजराइल की सरकार, इजराइल की सेना इस बात को माने या ना माने, उनके दावे भले ही कुछ और हों, लेकिन हूतियों का दावा है कि उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया है। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि अभी ये जंग, हमारे हमले अभी नहीं रुकने वाले, हमारे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल अपने हमले नहीं रोकता। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ये जंग चलती रहेगी, जब तक इजराइल इस जंग में टिका रहेगा, तब तक हम भी इस जंग का हिस्सा बने रहेंगे। तो इससे साफ हो जाता है कि इजराइल और अमेरिका के लिए अब ईरान केवल अकेला ही दुश्मन नहीं बचा है, बल्कि उन्हें एक तरफ हूतियों का भी सामना करना है, एक तरफ हिजबुल्लाह का भी सामना करना है। इधर इराक की भी जो फोर्सेस है, वो भी बॉर्डर फोर्सेस है, वो भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ दिखाई देती हैं, तो उनका भी सामना करना है। इस क्षेत्र में इजराइल और अमेरिका जो सोच कर आए थे कि एक दो दिन में जंग जीत जाएंगे, अब वैसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। और इससे यह भी जरूर साफ होता है, जैसा भी आंचल ने बताया, कि कितना नुकसान, कितनी तबाही इस पूरे क्षेत्र में मची हुई है, उसका दायरा भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर हमलों की संख्या बढ़ती है, हमलावरों की संख्या बढ़ती है, युद्ध के पक्ष बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तबाही का मंजर भी बढ़ेगा। और ये जंग अभी तो 1 महीने हुए हैं, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं, भले ही दुनिया भर में आवाज उठ रही हो कि सीज फायर की बहुत ज्यादा जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप भले ही एक तरफा सीज फायर की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आए दिन वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, फिर अपने बयान से पलट जाते हैं। तो ऐसे उनके बयानों पर तो दुनिया को भी भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात है कि बाकी जगह से सीज फायर की मांग उठ रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अभी बैठक बुलाई गई है 29 और 30 को। तुर्की के, सऊदी अरब के, मिस्र के मंत्री पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने खुद इसकी जानकारी दी है। इसाक डार ने बताया है कि इनके विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, विदेश मंत्रालय के बयान में कहा है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और 2 दिन इनकी बैठक होगी, आज और कल। जी, 29 और 30 मार्च, आज और कल, ये 2 दिन इनकी बैठक होनी है। और इनका प्रमुख मुद्दा इस जंग को लेकर ही है, क्योंकि पूरे खाड़ी क्षेत्र में तबाही मची हुई है। ईरान
खाड़ी क्षेत्र में जितने अमेरिकी ठिकाने हैं उन सब पर हमला कर रहा है। तो ऐसे में खाड़ी देशों के लिए भी ये चिंता का विषय बन गया है कि आखिर कब तक वो इस जंग में वो शामिल भी नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो तबाही का मंजर कब तक देखते रहेंगे। तो जंग का रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जंग नहीं रुकी तो आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है, जैसा भी आपने कहा, कि रूस का सपोर्ट मिलने के बाद ईरान को हो सकता है कि और भी देश खुलकर सामने आए ईरान के सपोर्ट में। ऐसे में जंग का दायरा और बढ़ सकता है, तो ये जंग और ज्यादा खतरनाक हो सकती है आने वाले वक्त में। यही वजह है कि पाकिस्तान तो पहले से मध्यस्थता के दावे पेश कर रहा था, अमेरिका ने भी कहा कि हमारे बीच मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है, और अब जो ये बैठक है उसके बाद कहीं ना कहीं सीजफायर की उम्मीद जग रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये देश मिलकर ईरान को मना पाएंगे सीजफायर के लिए। सबसे बड़ी बात गारंटी की है कि क्या अमेरिका इस बात की गारंटी देगा ईरान को कि अब आगे हमले नहीं होंगे सीजफायर के बाद भी, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अमेरिका का बहुत खराब रहा है। 2025 में जो जंग थी उस दौरान भी सीजफायर हुआ था, और उससे पहले भी बातचीत ही चल रही थी कि अचानक हमला हुआ था, और अभी जो हमला हुआ है वो भी बातचीत के बीच में ही हुआ है। और खुद अमेरिका में ही इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि ट्रंप भले ये दावे कर रहे हैं बातचीत के, लेकिन इसकी आड़ में दूसरी योजना बना रहे होंगे, जिसके सबूत भी बताए जा रहे हैं कि यूएसएस ट्रिपोली मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है, 2500 मरीन कमांडोज को लेकर वो वहां पहुंचा हुआ है, और लगातार ये खबरें चल रही हैं कि खार्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा करने के लिए जमीनी अभियान की तैयारी में जुटा हुआ है, और भी यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये भी अमेरिका की तरफ से भेजा जा रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ। तो कई युद्धपोत भेजे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, और सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या वाकई ट्रंप सीजफायर को देख रहे हैं? क्या वो वाकई सीजफायर करना चाहते हैं, या वो इस जंग को अभी और आगे बढ़ाना चाहते हैं? वो जीत के लिए कोई भी बैकडोर से या फ्रंट डोर से किसी भी तरह का अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कैसे भी अमेरिका को इस जंग में हार कर ना लौटना पड़े। वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है कि अभी ये जंग खत्म ना करे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी अगर आप देखिए, ईरान तो लगातार बना हुआ है। ईरान अकेला ही अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ गया था, और अब तो उसे हुतियों का साथ मिल रहा है, हिजबुल्लाह का साथ मिल रहा है, रूस और चीन की तरफ से मदद मिल रही है। तो ऐसे में ईरान भी बहुत सरेंडर तो करने वाला नहीं है। ईरान सरेंडर ही नहीं कर रहा, बल्कि ईरान धमका रहा है। ईरान ने धमकी दी है। मैं अपने साथी अविनाश आपको बुलाना चाहता हूं। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी है, और कल से लेकर आज तक तेहरान के ऊपर कई सारे हमले किए इसने। इजराइल ने, खासकर इजराइल और अमेरिका के जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में हुआ यह कि तेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला हुआ, और तेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला होने के बाद और कुछ रिहायशी इलाकों में भी हमला किया गया। रिहायशी इलाकों में हमले में कोम शहर में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे हैं। उसके अलावा इधर तेहरान में हमले हुए, वहां पर भी कई लोगों की मौत हो गई, यह खबर आई। और यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है तेहरान की, उस पर ईरान ने अल्टीमेटम भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, IRGC ने, कि अगर आप हम इसका बदला लेकर रहेंगे, साफ उन्होंने कहा। और ये अल्टीमेटम भी दिया कि 30 मार्च दोपहर 12 बजे तक या तो आप हमारी यूनिवर्सिटी पर हुए हमलों की निंदा करिए, या फिर तैयार रहिए कि हम इसका बदला लेंगे, आपकी और इजराइल की यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएंगे। यानी इस जंग में अब निशाने पर शिक्षण संस्थान भी आ चुके हैं। अभी तक हम ऊर्जा ठिकानों की बात कर रहे थे, पावर प्लांट्स की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर ठिकानों की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस जंग में शिक्षण संस्थान भी निशाने पर आ गए हैं, जो बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। मिनाब के ऊपर जिस दिन हमला हुआ वो भी शिक्षण संस्थान स्कूल है। और अभी तक कल हमारे साथ जुड़े थे न्यूज पॉइंट में हमारे साथी ईरान से, वो बता रहे थे कि 500 से ज्यादा, हालांकि मिनाब में जब हमला हुआ अविनाश, उसके बाद से हमने देखा कि कई सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए हैं और लगातार बंद हैं, सब छुट्टी पे हैं। लेकिन क्योंकि मिनाब के बाद एहतियातन ये सब करना पड़ा ईरान को। बट यहां अब जब तेहरान के ऊपर हमला हुआ है, तब यहां से जो धमकियां हैं, जो अभी बता रही हैं आराधना, उसमें और क्या कुछ आगे है? नहीं, उसमें आप देखिएगा, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, तमाम जो संस्थान हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये बोल रहे हैं कि हमने 10 दिन तक के लिए सीज फायर कर रखा है कि बड़े हमले नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल और अमेरिका की तरफ से बड़े हमले लगातार हो रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला किया गया है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप भले ही कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। और जिस तरीके के लगातार हमले हो रहे हैं, वो कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि नाटो को भी इसमें घसीट लिया जाए। लेकिन यूरोप के तमाम देश साफ कह चुके हैं कि भाई ये आपकी जंग है, आप ही लड़िए, आप हमसे पूछकर भी इस जंग में उतरे नहीं थे। पहले आते तो पहले भाई बात की जाती कि जंग लड़नी है कि नहीं लड़नी है, जब ईरान समझौते के लिए तैयार हो चुका था। मुख्य मुद्दा क्या था? परमाणु कार्यक्रम। ईरान का जो मुद्दा था कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए, और इस पर ईरान समझौता करने के लिए लगभग तैयार था।
उनका कहना था कि भाई उनके सुप्रीम लीडर है अली खामनेई, जिनको 28 तारीख को मार दिया हमले में, उनकी तरफ से फतवा दिया गया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। और जहाँ तक जो उनके न्यूक्लियर प्लांट की जांच का मामला था उसके लिए भी ईरान तैयार हो गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमला करके वहाँ अपने जो कठपुतली सरकार बनवाई जाए और ईरान के तेल के कुएं हैं उन पर कब्जा किया जाए। और ये हमला सीधा सीधा उसी लिए हुआ था। और इसको लेकर जो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, अब उनके सांसद भी ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रंप ने जो प्रेजेंटेशन दिया हमको 2 दिन पहले, और उसमें भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तो कुछ बोला ही नहीं। वो बोल रहे थे कि हमको हार्मुज पर कब्जा करना है, हमको खरगद्वीप पर कब्जा करना है, वहाँ से इतना तेल मिलता है। वो ये सब बातें बोल रहे थे। उनका सीधा सीधा मकसद यही दिख रहा था कि ईरान के तेल से जो प्लांट हैं, रिफाइनरी हैं, हमें उन पर कब्जा करना है। तो आप भाई जंग लड़ने के लिए किस लिए गए थे? ईरान के बैलिस्टिक कार्यक्रम रोकने के लिए गए थे कि उनके परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए गए थे कि आप उनके तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए गए थे? और इसको लेकर जो कीर स्टारमर से भी उन्होंने मदद मांगी डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ईरान पर हमको ज़मीनी कार्रवाई करनी है, आप अपने सैनिक भेजिए। तो कीर स्टारमर का बयान आया है, बोले आपको हमारी जितनी मजाक उड़ानी हो उतनी उड़ा लीजिए, आप हमको कायर बोलिए, कुछ भी बोलिए। जिस तरीके से नाटो को ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि कागजी शेर बता रहे हैं, कभी उनको कायर बोलते हैं, बोले आप हमारी कितनी भी मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन एक हारे हुए युद्ध में हम अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई आप तो जंग हार चुके हैं। जब आप जंग में गए थे तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन 1 महीने बाद जब जंग के नतीजे सामने आ रहे हैं और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, तो अब आप हमसे मदद मांग रहे हैं कि आप हम अपने बच्चों को ईरान में मरने के लिए भेजें। तो साफ साफ कीर स्टारमर ने बोल दिया है। और ये मतलब ब्रिटेन की तरफ से जो बयान आया है, ब्रिटेन अभी आम तौर पर कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाता है, लेकिन अब उनके प्रधानमंत्री का ये बयान आ रहा है कि आप जंग हार चुके हैं, उसके बाद आप हमारे बच्चों को मांग रहे हैं कि भाई कि आप भेजिए ज़मीन पर ईरान में लड़ने के लिए, जबकि ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। और करे तो क्या करे, देखिए आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, करे तो आखिर क्या करे? ब्रिटेन कह रहा है कि हम नहीं भेजेंगे अपने सैनिकों को, क्या हम मरने के लिए भेजेंगे? ये साफ साफ कीर स्टारमर का कहना है कि जिस जंग को आप हार चुके हैं उस जंग में आप हमें झोंकना चाहते हैं ताकि हमारे सैनिक मारे जाएं। दूसरी बात यहां पे है, अभी अभी थोड़ी देर पहले आईडीएफ की रिपोर्ट आई है, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसकी रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि हमारे एक सैनिक की मौत हो गई है, वो भले लेकिन मान रहा है कि अभी कल के हमले में एक सैनिक की मौत हुई है। अमेरिका इस बात को मान चुका है कि उसके 13 सैनिक मारे गए हैं, 5 तो ऑलरेडी गिर गए थे, उसमें मारे गए, 12 सैनिक घायल हुए हैं, यह खबर भी आ रही है। IRGC का कहना है कि हमने जो ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उनका कहना है कि हमने 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार डाला है, इजरायली सैनिकों को मार डाला है। तो यहां पर अगर देखिए तो जो कीर स्टारमर का कहना है वो बहुत सही कहना है कि भाई हम अपने जब यहां मर रहे हैं और ईरान यहां जिस मजबूती के साथ आगे आ रहा है, अमेरिका को उम्मीद थी कि इराक के लोग साथ देंगे अमेरिका का, अमेरिका को उम्मीद थी कि सऊदी अरब और कोई साथ आए ना आए, सऊदी अरब और यूएई तो साथ आएगा ही आएगा, ना सऊदी अरब साथ आ रहा है ना यूएई साथ आ रहा है। इनको उम्मीद थी कि हमारा साथ देने के लिए बहरीन, कुवैत, कतर ये आ जाएंगे साथ में, ये नहीं आ रहे हैं और दबा के आप रखे हुए थे। अब समझ में आ रहा है कि आपने जो दबा के जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की थी उस प्रेशर से फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के देश दूसरे भी हैं, जिसमें अगर मिस्र के लोग आ रहे हैं और दूसरे देशों के लोग आ रहे हैं। आज बैठक हो रही है वहां पाकिस्तान में, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने अपना एक मोर्चा खोला हुआ है, यह दिखाई दे रहा है, जहां वो कहीं ना कहीं शांति की बात, और पाकिस्तान ऐसा देश है जो अमेरिका के भी काफी करीब नजर आता है, ईरान के भी काफी करीब आता है। भारत के साथ वो आज की परिस्थिति नजर नहीं आती है। भारत अमेरिका के काफी करीब तो नजर आता है, लेकिन भारत ईरान के करीब नजर नहीं आता है उतना जितना आना चाहिए, जैसा पहले था। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो पहले जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप यहां खत्म नजर आती है। और इन सब के बीच अगर यूरोप साथ देता हुआ नजर नहीं आता अमेरिका का, यूरोप उसमें भी अगर सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका का यूरोप में कोई होता था तो वो ब्रिटेन होता था। ब्रिटेन के दम पे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कूदने की कोशिश की, और उसके बाद जो कुछ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत बहुत लंबी चौड़ी रही भी, कहा जाता था कि कहीं भी उनका सूरज नहीं डूबता है। और ऐसे में एक अलग यहां पर तस्वीर
क्रिएट होती है इस ईरान जंग की। और उस जंग में अब जबकि हम देख रहे हैं कि कीर स्टारमर है, देख रहे हैं हम कि चाहे फ्रांस है, चाहे स्पेन है, चाहे जर्मनी है, जर्मनी तक साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहां अगर ये तमाम देश अगर साथ नहीं आएंगे, हाँ चल एक बार आपके पास आता हूं, ये तमाम देश अगर साथ नहीं आते हैं और इस जंग में जैसे ईरान कह रहा है, ऑलरेडी कह रहा है कि हम अब यहां से पीछे नहीं हटने वाले हैं, ईरान धमकी दे रहा है कि आपको कब तक का टाइम दिया, 12 बजे तक का ना, आज 12 बजे 30 मार्च दोपहर 12 बजे तक आप इसकी निंदा करिए, नहीं तो नतीजे झेलने के लिए तैयार रहिए। क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या होगा यहाँ, ईरान क्या करेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये जंग आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से ईरान एक एक करके अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, हमले कर रहा है, उसके बाद ये साफ समझा जा सकता है कि अगर ईरान की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, जो धमकी दी गई है अमेरिका को, अगर अमेरिका वो नहीं मानता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और वो नतीजे यही हो सकते हैं जिस तरीके से उसने साफ कह दिया कि अगर आपने हमारे यहाँ पे निशाना बनाया, हम आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएंगे, जिससे बाहरी तबाही मच सकती है, क्योंकि अभी भी तबाही देखने को मिल रही है। और अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से ईरान लगातार ये कह रहा था कि अभी तक तो हमने अपनी बस कबाड़ मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, अब आगे हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा कुछ ब्रह्मास्त्र अब ईरान जो है निकाल सकता है इस जंग में, क्योंकि इस जंग को हम लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है। और अब तो IRGC ने यहां तक कह दिया है कि अब अगर अमेरिका की जो सैनिक है, अमेरिकी सैनिक अगर ईरानी क्षेत्र में घुसते हैं, ईरानी सीमा के अंदर आते हैं, तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। वो आएंगे तो पैरों पर, लेकिन जाएंगे ताबूत में। तो ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण बयान है, यानी कि साफ साफ चेतावनी अमेरिका को दे दी गई है ईरान की तरफ से। और इससे ये साफ समझा जा सकता है कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी और इसके जो नतीजे निकलकर सामने आएंगे ये काफी भयानक होंगे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुसीबत में भी फंसा सकते हैं, क्योंकि उनकी तो पहले से ही निंदा की जा रही है, उनके फैसलों का पहले से ही विरोध किया जा रहा है। लगातार जनता का ये कहना है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर इस जंग को थोप कर रखा है और जनता के ऊपर उनको फंसा दिया है इस जंग में, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हम देख ही रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आती है। और अब जिस तरीके से ईरान ने साफ कह दिया, क्योंकि ईरान पहले भी दावे कर चुका है कि हमने अमेरिका के कई सैनिकों को मार गिराया है, कई घायल भी बताए जा रहे हैं, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। कभी कभी वो मान भी लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन अब जो धमकी दी गई है ईरान की तरफ से, साफ साफ चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी क्षेत्र में घुसते हैं, ईरानी सीमा के अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो वो जाएंगे, मतलब जाएंगे ताबूत में। बहुत बड़ा बयान यहाँ पर, यानी कि साफ चेतावनी, धमकी, हम जो भी कहें वो कह सकते हैं, क्योंकि अब अगर जिस तरीके से धमकी दी गई है उसका असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी, उनके ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरीके से ईरान लगातार 30 दिन से इस जंग में टिका हुआ है, तो कहीं ये साफ है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसके पास भी है, मतलब उसने पहले से जंग की तैयारियां करके रखी हुई थी, तभी वो 30 दिन तक वो इस जंग में टिका हुआ है। और अभी भी वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो कह रहा है अगर जंग लंबी खींचती है तो खिंच जाए, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमारे जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो जाते, जब तक हम अपना बदला अमेरिका से नहीं ले लेते, जब तक हम अमेरिका को अपने सामने नहीं झुका देते। वो साफ साफ बयान ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। बयान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, ये दोनों मोर्चा संभाले हुए हैं। और जबकि आप जानते हैं कि फ्रंट लाइनर्स जितने भी हैं, मैक्सिमम नेता मारे जा चुके हैं, उनके सुप्रीम लीडर से लेकर तमाम, और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम लीडर को नियुक्त किया। और यहां कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब यमन इसमें कूद पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हॉर्मुज के विकल्प के रूप में बाब-अल मंडेर को देखा जा रहा था, उसके बाद लाल सागर से नीचे की तरफ, अरब सागर की तरफ आप जब बढ़ते हैं, तो जो तस्वीर नजर आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि एक वैकल्पिक रास्ता खोलने की जुगत में, यहां स्वेज नहर होते हुए खोलने की जुगत में है अमेरिका, लेकिन वहां जब यमन सामने आ जाते हैं तो इस पर दोहरी मार अमेरिका के ऊपर पड़ती है, यह दिखता है। और इसीलिए यहां से ये जंग जो है वो दूसरी दिशा में जाती है। जरा आपके पास आना चाहता हूं, तस्वीरें बहुत कुछ हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इतनी खबरें यहां पर फ्लो हो रही हैं, और जिसपे लगता है कि 1 घंटे का कार्यक्रम बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी खबरें आपके पास हैं। राजीव जी, एक खबर यह भी आ रही है कि इन हमलों के बीच लेबनान में 3 पत्रकार मारे गए हैं। इजरायली हमलों में लेबनान के 3 पत्रकारों की जान चली गई और इसे लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी आया है। उन्होंने इसे बस एक जंग में मारे गए पत्रकार नहीं बल्कि एक टारगेटेड किलिंग बताई है कि इससे पहले भी 2 पत्रकार मारे गए थे, तो इसलिए ये अब 3 2 5 हो गए।
जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो ये पहला मामला नहीं है और लगातार पत्रकारों की भी मौत हो रही है, जबकि अगर युद्ध क्षेत्र में पत्रकार जाते हैं तो उन्हें वो सुरक्षा दी जाती है, वो सारी चीजें गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। कोई भी अपनी जान देने के लिए तो वहां नहीं जाता ना, वहां उन मुद्दों को उठाने के लिए जाता है, जंग की तस्वीर को दुनिया के सामने रखने के लिए जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। और ऐसे में अगर पत्रकारों की ही जान जाती है, पत्रकारों को ही मारा जाता है, तो जंग को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। खासतौर पर इजराइल और अमेरिका जिस तरह इस जंग में किसी भी टारगेट पर हमला कर रहे हैं, कभी शैक्षिक संस्थान उनके निशाने पर आ जाते हैं, कभी न्यूक्लियर संयंत्रों के पास हमले कर दिए जाते हैं, ये सोचे बिना कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर वहां से न्यूक्लियर रेडिएशंस का रिसाव हुआ तो पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है, और फिर भी ऐसे हमले किए जाते हैं। और अब जब पत्रकारों की मौत होती है तो इस पर अब्बास अरागची ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और सवाल उठाया है अमेरिका और इजराइल के उस पर अस्तित्व पर कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं, कैसे इस जंग में ये बुरी तरह किसी भी चीज पर हमला कर दे रहे हैं। जीत की भूख इनके अंदर इतनी ज्यादा आ गई है कि ये देख भी नहीं रहे कि हमले कहां हो रहे हैं। अरागची का बयान मैं पढ़कर बताती हूं आपको कि इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल टारगेटेड असैसिनेशन था, यानी लक्षित करके हत्या की गई है इनकी, और इनका जानबूझकर इस तरह, इसके पीछे इनका जो लक्ष्य था वो लोगों के अंदर आतंक पैदा करना है, सच को दबाना है और उन लोगों की आवाज को दबाना है जो सच के लिए आवाज उठाते हैं। जैसा अभी मैं कह रही थी कि युद्ध की सच्ची तस्वीर पेश करने वाले पत्रकारों की ही जान ली जा रही है। तो ऐसे में इस जंग को लेकर, इस जंग में अमेरिका और इजराइल की भूमिका को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरह से मासूमों की जान ली जा रही है। खासतौर पर इजराइल, जो कि इससे पहले भी गजा में भी हमने देखा कि किस तरह बेरहमी से मासूमों की जान ली गई वहां पर, और ऐसा ही लेबनान में अभी अब पत्रकारों की जान ली जा रही है। ईरान में भी स्कूल पर जब हमला किया गया 168 छात्राओं की जान चली गई। तो इजराइल के खिलाफ, इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग तो पहले से उठ रही थी, और अब इस घटना ने एक बार फिर उनके खिलाफ पूरी दुनिया में आक्रोश पैदा करने का काम किया है। और खासतौर पर जिस तरह अरागची ने इस मुद्दे को उठाया और कहा है कि यह गलत है, यह जानबूझकर जान ली गई या हत्या की गई है उन पत्रकारों की जो सच के लिए आवाज उठा रहे थे, तो इससे साफ दिखाई देता है कि दुनिया में भी इजराइल के खिलाफ माहौल बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दुनिया में इजराइल के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आईआरजीसी ने, जो अभी बताया आप लोगों ने कि आईआरजीसी ने किस ढंग से इस बीच धमकी दी है अमेरिका को और इजराइल को कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों पर अगर आप जो हमला आपने किया है उसके लिए कल दोपहर 12 बजे तक, यानी 30 मार्च को 12 बजे तक 12 नून, और तब तक अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपके जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उस पर हम हमला करेंगे, वो हमारे निशाने पे होंगे। ये साफ साफ ईरान अगर इतनी बड़ी धमकी दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ईरान कितनी मजबूती के साथ, और सबसे बड़ी बात यहां पे है कि ईरान ने इस जंग में जो विकल्प, यहां एक दुनिया को, जंग में अगर दुनिया को ढकेलना है और उसके लिए अगर आप कभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि अगर जंग में आपको जाना हो तो आप क्या करें, तो उसके लिए ईरान ने बहुत शानदार वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर दी है दुनिया को, जिसमें बहुत सस्ते दामों पर उसने ड्रोन मुहैया कराए हैं। अब तो कल रात को भी हम लोग बात कर रहे थे कि अब तो यह होगा कि अब अगर आप किसी शॉप में जाते हैं कोई सामान खरीदने तो कहते हैं अच्छा भैया रुको दूसरे शॉप में भी पूछ लेता हूं। तो वैसे ही अगर कोई अमेरिका से, फ्रांस से, हम लोग राफेल खरीदने जाते हैं फ्रांस से करोड़ों रुपए में, तो उसके बाद हम कहेंगे रुको रुको 1 मिनट हम ईरान से पूछ लेते हैं कि ये ईरान में कितने का मिल रहा है। तो ईरान ने 5,000 रुपए, 50,000 रुपए के ड्रोन से उनके 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन डॉलर के जो इंटरसेप्टर थे, जो मिसाइलें थी, उसको तबाह किया है। और इसीलिए ईरान यहां काफी मजबूती के साथ फाइट करता हुआ नजर आता है। और ईरान में आईआरजीसी के एक प्रमुख का कहना है कि हमने यहां इतनी सारी मिसाइलों के कारखाने हमने इतने बना रखे हैं अंडरग्राउंड, जिसमें आप अगर देखना चाहें तो आपको महीनों लग जाएंगे। इतनी मिसाइलें वहां अंडरग्राउंड हैं ऑलरेडी, और इसीलिए यहां अमेरिका परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पहले दिन समझ में आ गई है, क्योंकि उसके बाद से जिस ढंग से अब यहां ईरान ने यहां पर पलटवार किया है, वो दिखाई देता है कि परिस्थिति जो है वो अमेरिका के अब खिलाफ है, परिस्थिति अब इजराइल के खिलाफ है। और इसीलिए अभी से थोड़ी देर पहले ये खबर भी आ रही है कि बहरीन के एक सबसे बड़े एल्युमिनियम कारखाने पर हमला किया है इसने, ईरान ने, और वहां कुछ लोग हताहत हुए हैं। तो चाहे वो बहरीन हो, चाहे दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो यूएई की राजधानी, चाहे यहां पर आप आइए
कुवैत हो, कतर हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, हर तरफ ईरान जो है वो तहलका मचाए हुए कह सकते हैं और कहता है कि हमारे ऊपर आप हमला करेंगे, पहला हमला हम नहीं करेंगे, पहला हमला आप अगर कर रहे हैं तो ठीक है, आप कीजिए, लेकिन पलटवार के लिए तैयार रहिए, इसके लिए आप तैयार रहिए कि आगे हम क्या करेंगे। लेकिन इन सबके बीच नो किंग्स प्रोटेस्ट जो है वो फैलता जा रहा है। आज भी माना जा रहा है कि जब हम लोग रात की तरफ बढ़ेंगे और अमेरिका दिन की तरफ बढ़ेगा तो वहां से और भी आज की तस्वीरें आएंगी। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान से अमेरिका 12 घंटे पीछे है और इसलिए लगभग 12 घंटे, कुछ शहरों में 8 घंटा भी है, 7 घंटा भी है, 9 घंटा, 10 घंटा उस हिसाब से, लेकिन ऑलमोस्ट 12 घंटा अगर पीछे आप माने तो एक और प्रोटेस्ट आप अमेरिका में देखेंगे। अमेरिका से जो साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं डीबी लाइव देखने के लिए, उन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब समय भी खत्म हो रहा है, इस कार्यक्रम को भी खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। और बहुत कुछ हमने इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाने की कोशिश की। जैसा मैं आराधना आप लोगों को बता रहा था कि खबरें इतनी हैं कि एक बार कार्यक्रम करें तो उसमें लगता है कि बहुत कुछ छूट गया। इनके पास, अविनाश के पास भी बहुत कुछ है, आपको भी वर्ल्ड बुलेटिन बनाना है और वर्ल्ड बुलेटिन भी साथियों तक पहुंचाना है और 4 बजे प्रोग्राम लेकर फिर ऐसे ही ब्रेकिंग लेकर इसी न्यूज पॉइंट से आंचल को आना है। तो बहुत कुछ है और आज शाम को घूमता हुआ आईना भी आप तक पहुंचाना है, जो हमारा वीकली कार्यक्रम होता है। न्यूज पॉइंट भी है, बहुत कुछ है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका आराधना, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल और बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका भी। और थोड़ी देर बाद यानी 4 बजे फिर मुलाकात होगी आंचल के साथ और इसके बाद 7 बजे शाम मुलाकात होगी न्यूज पॉइंट में। तो देखते रहिए डीबी लाइव और जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया और नमस्कार।